जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 30 जनवरी 2024 और 30 जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप यहां पे नोट कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ हैंड रिटन नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, तो फिर बाद में भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लेक्चर के आप नोट करेंगे तो वो बेस्ट होगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और संकल्प लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been awarded the best film award at the 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स? तो दोस्तों 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की अभी घोषणा हुई है और यहां पर आप देखिए 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो इसका भी बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के देखिएगा, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। अगर आपने उस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपका पूरा कंसेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 27 से 28 जनवरी के बीच में कहां पर? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था और तभी पुरस्कारों की यहां पर घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम की जो मेजबानी करने का जो काम किया है, द इवेंट वॉज होस्टेड बाय करण जौहर। करण जौहर इसकी मेजबानी कर रहे थे। देखिए यहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूं सबसे बेस्ट फिल्म अवार्ड्स की, जो कि फिल्म फेयर 2024 में दिए गए। आइए देखते हैं। तो जो सबसे बेस्ट फिल्म रही है, आपकी भी बेस्ट फिल्म थी, मेरी भी बेस्ट फिल्म थी, पॉपुलर फिल्म थी, वो थी 12th फेल। देखिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्टर बने हैं वो हैं विधु विनोद चोपड़ा। इन्होंने 12th फेल को डायरेक्ट किया है। सबसे बेस्ट पटकथा स्क्रीन प्ले 12th फेल थी। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट थे और फिल्म का जो नाम है रॉकी एंड रानीज लव स्टोरी है। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शबाना आजमी है और यहां पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्की कौशल को चुना गया फिल्म डंकी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को मिला, जो कि डायरेक्टर हैं। बेस्ट डेब्यू एक्टर है आदित्य रावल फराज के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस है अलीजे अग्निहोत्री फर्रे के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा थे फिल्म धक धक के लिए और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स थे विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। और भी मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है ये फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अगर आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए उस देख लीजिएगा पूरे वीडियो को। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शिल्पा राव की, जो कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिल्पा राव को, और आपने इनका गाना सुना होगा, वो था जो बेशरम रंग, ऐसा गाना था, इन्होंने गाया है। भूपेंद्र बब्बल की आपने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बने हैं और एनिमल मूवी में आपने सुना होगा अर्जन वैली, अर्जन वैली इन्होंने गाया है भूपेंद्र बब्बल ने। दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार की। तो फिल्म फेयर जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1954 में 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और जो फिल्म फेयर पुरस्कार है ये फिल्म फेयर पत्रिका है, उसके द्वारा फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में जो हिंदी सिनेमा जगत के अभिनेता अभिनेत्री होते हैं या फिर जो भी सिनेमा जगत से लोग जुड़े होते हैं उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसिक हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए सदा तंसिक की हम बात करें तो सऊदी अरब और भारत के बीच में सदा तंसिक अभ्यास हुआ है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास होता है वो वज्र प्रहार है। इसके अलावा टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भी होता है, याद रखिएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है अजय वारियर कोंकण अभ्यास और इंद्रधनुष अभ्यास भी होता है। भारत और जापान के बीच में होता है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, जिमेक्स, बहुत सारे अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। तो जो सदा तंसिक अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी शुरू हुआ है। दोस्तों ये 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कहां पे स्टार्ट हुआ है? तो राजस्थान में स्टार्ट हुआ है और ये सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा अभ्यास है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो साइक्लोन अभ्यास है वो कहां पे स्टार्ट हुआ? मैंने आपको करंट अफेयर्स में 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। तो दोस्तों ये कब तक चलेगा? ये 10 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।
29 जनवरी से स्टार्ट हुआ 10 फरवरी तक राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसे हम बोलते हैं अल मोहद अल हिंदी अभ्यास, जो भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे सऊदी अरब की आई तो सऊदी अरब की लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। ये इंडिया है, आप यहाँ पर इंडिया का मैप देख रहे हैं। आप इंडिया की इधर जाएंगे तो जो गल्फ कंट्री है वो है सऊदी अरब, ये रेड मार्क में आपको दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूं मैप। तो आप यहां पर देख पा रहे सऊदी अरब को, यहां पर आप सऊदी अरब को देख रहे हैं। आइए पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो ठीक इसके बगल में कतर है, यहां पर आपको यूएई देखने को मिलेगा, इसके यहां पर ओमान, यहां पर देखिए आप यमन है, सऊदी अरब से लगा हो इराक है, फिर आप इधर देखिए इधर है जॉर्डन। तो इस प्रकार से इसकी सीमाएं सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के ठीक बीच में रेड सी है, लाल सागर है, और यहां पर है अरेबियन सी, यहां पर है अरेबियन सी। दोस्तों यहीं पर हूती जो विद्रोही हैं वो जहाजों को लूटपाट का काम कर रहे थे, लाल सागर में ही हूती विद्रोही ये काम कर रहे थे। अब दोस्तों बात यहाँ पे सऊदी अरब की आई है, तो सऊदी अरब के बारे में सारी डिटेल्स को समझते हैं। देखिए सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद है, यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपसे बता दूं कि 2030 पे क्या होने वाला है। तो रियाद में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी सऊदी अरब ने आलिया भट्ट को एक अवार्ड भी दिया है, इसको कहते हैं जॉय अवार्ड्स। तो जॉय अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात यहां पे हमने एक्सरसाइज की है, तो बहुत सारे एक्सरसाइज भारत और विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं भारत और अन्य देशों के बीच में एक्सरसाइज को। तो भारत और यूके के बीच में जो अभ्यास होता है वो अजय वारियर होता है। इसके अलावा मैंने आपको इंद्रधनुष भी बताया है और कोंकण अभ्यास भी होता है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है कोप इंडिया, और इसके अलावा मैंने आपको बताया टाइगर ट्रंप अभ्यास और वज्र प्रहार होता है। भारत और फ्रांस के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में बात करें तो स्लिनेक्स होता है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति, वरुण, गरुड़ और डेजर्ट नाइट। ठीक है, ये सारे अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांस का नाम ले लिया था इसलिए मैंने सोचा आपको और भी अभ्यास बता देता हूं। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 790 दिनों से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा। इसी ध्येय वाक्य के साथ, इसी क्रांति के साथ हम करंट अफेयर्स को आगे लेके चल रहे हैं। इस क्लास की जो विशेष बात है ये उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है, पहली विशेषता। दूसरा, सबसे कम समय में करंट अफेयर्स मिलता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो दोस्तों स्टैटिक जीके भी आपको मिलता है। सुबह 6 AM पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। दोस्तों हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है रेगुलरली। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और आप जाएंगे डेली करंट अफेयर्स में तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैसेज और अपडेट्स के लिए और पीडीएफ के लिए आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। वीडियो पसंद आया अगर आपको तो लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो को पूरे जगह तक पहुंचाना चाहिए तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज द समलेई टेम्पल प्रोजेक्ट बीन इनोग्रेटेड? तो दोस्तों जो समलेई है यहां पर उड़ीसा राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? समलेई को उड़ीसा राज्य में स्टार्ट किया गया। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। कर्नाटक में गृह ज्योति योजना स्टार्ट की गई। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक का जो बिजली बिल है वो मुफ्त प्रदान करेगी कर्नाटक सरकार। अब आइए वापस आते उड़ीसा पर, जहां पे समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो समलेई का पहले फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो दोस्तों आजकल अगर आप देख रहे होंगे कि पूरे इंडिया पर जो टेम्पल है, टेम्पल को धार्मिक रूप से पूरा पहले भी जाना जाता था,
लेकिन टेम्पल को अगर आप देखें तो अभी टेम्पल को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुल के आ रही, जिसकी वजह से रोजगार का सृजन हो रहा है, जिसकी वजह से आज देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो कई ऐसे राज्य सरकार हैं देश में, केंद्र सरकार है, ये सब मिल करके टेम्पल्स के एरिया को डेवलप कर रहे हैं। उसी के तहत यहां पे समलेश्वरी मंदिर को डेवलप किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट और इसका आर्थिक जो है एक्सपेंशन किया जा रहा है। आप यहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, नवीन पटनायक साहब हैं, और उनमें से आते हैं मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे कार्यकाल को संभाल रहे हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये किस नंबर के मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक हैं? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? मैं हर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपको आपके दिमाग में हमेशा एक सरप्राइज रहे, ठीक है? तो दोस्तों, समलई परियोजना कहां पे हो रही है? संबलपुर में हो रही है, उड़ीसा में स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो दोस्तों, इस परियोजना में होगा क्या? तो समलेश्वरी मंदिर का विकास होगा, यहां पर मंदिर तक बेहतर पहुंच सुविधाएं होंगी, तीर्थ यात्रियों के लिए फैसिलिटीज होगी। तो यही सब होता तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होती हैं। समलेश्वरी मंदिर जो है देवी समलेश्वरी को समर्पित है और उड़ीसा में आपको संबलपुर में देखने को मिलेगा। संबलपुर क्षेत्र हीराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है समलेश्वरी मंदिर। अगर मैं आपसे पूछूं किस नदी के तट के किनारे, तो महानदी तट के किनारे। दोस्तों, महानदी पर यहां पर हीराकुड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुड बांध है। अब दोस्तों, उड़ीसा राज्य के बहुत सारे मंदिर मैं आपको बताने वाला हूं। टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में है। मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जय जगन्नाथ, पुरी में है, ठीक है। राज रानी मंदिर भुवनेश्वर में है। गुंडीचा मंदिर पुरी में है। मां तारा तारिणी मंदिर पुरुषोत्तमपुर में है और बैताल देवला मंदिर भी भुवनेश्वर में है। देखिए, उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा से संबंधित फेस्टिवल्स और महोत्सव को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राजा पर्वा और मकर मेला, छऊ पर्व, नौखाई, कोणार्क नृत्य महोत्सव, चंदन यात्रा, कलिंग महोत्सव और महाबिसुबु संक्रांति। ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उड़ीसा राज्य में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहां पर स्थापित किया जाएगा? Where will be India's first research-based IIT satellite campus will be set up? तो देखिए, भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर यानी सैटेलाइट कैंपस यहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो इंदौर के पास उज्जैन में इसकी स्थापना की जा रही है। देखिए, सांची में क्या हुआ है? तो भारत का पहला सोलर सिटी डेवलप किया जा रहा है, सांची है। बेंगलोर में क्या हुआ है? तो बोइंग कैंपस का उद्घाटन हुआ है और भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। गांधीनगर की बात करें तो सेमिकॉन का जो सम्मेलन था यहां हुआ है और जो पारंपरिक औषधियों का सम्मेलन यहां पर हुआ है। इफ्को में यहां पर जो करौल है, करौल जगह है, इफ्को का यहां पर नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, नैनो DAP प्लांट स्थापित किया जा रहा है और इन्वेस्टर समिट भी गांधीनगर में हुआ है। तो देश का पहला जो शोध आधारित रिसर्च बेस्ड IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी 2023 में ही मिल गई थी, शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, इसकी मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कैंपस को डेवलप किया, ये IIT कैंपस की है। ये मेरे से कुछ ही दूर है, जहां पे मैं रहता हूं वहां से कुछ ही दूर है IIT इंदौर, ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रमुख घटनाओं को डिस्कस करेंगे, जो प्रथम घटनाएं हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ये आरोग्य मैत्री क्यूब है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1, जो सौर मिशन सन की स्टडी करने के लिए गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। और भारत चौथा देश है जो चांद पर लैंड कर चुका है और पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है। जापान पांचवा देश है जो यहां पे लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा में, ठीक है। स्नाइपर मिशन मैंने आपको बताया था जापान का, जो कि 5वां देश बन गया है। चलिए,
पीएम मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएम मोदी? तो दोस्तों यहां पे 7वां एडिशन, 7वां संस्करण हुआ है पीएम मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा क्या होती है? आपको पता है फरवरी का महीना होता है जहां पे 10th 12th के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। उस समय जो स्टूडेंट्स होते हैं स्ट्रेस के माहौल में होते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा पीएम मोदी जी करते हैं, जहां पर वो स्टूडेंट्स को टिप्स देते हैं। यही परीक्षा पे चर्चा है। तो पीएम मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे 2024 का भी 29 जनवरी को स्टूडेंट्स से इन्होंने बात की, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लिए और उसका आंसर दिया है। तो चर्चा का इस बार 7वां संस्करण था। ठीक है, तो यहां पे मन से परीक्षा का डर हटाना और तनाव को कम करने के लिए टिप्स शेयर किए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो परीक्षा पे चर्चा का पहला संस्करण हुआ था 2018 से स्टार्ट हुआ है 16 फरवरी को, और अब यहां पे 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। दोस्तों यहां पे मैं आपको बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं बता रहा हूं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना वर्कर्स के लिए है। 17 सितंबर 2023 को यह लॉन्च की गई। 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का जन्म दिवस होता है। तो यहां पे 18 पारंपरिक व्यवसाय को यहां पे शामिल किया गया है, 18 ट्रेडिशनल बिजनेसेस को शामिल किया गया है। इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट हुई है। इसमें 1 करोड़ घर पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। योजना का लक्ष्य है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बिजली बिल को कम करना है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह तक पहुंचाना है और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर किया जो आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 40 है। अगर मैं पूछूं कि आर्टिकल 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य जो हमने रशिया से लिया है 51A में है। 1976 में 1976 में हमने संशोधन किए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में जो कि भारत का पहला लॉ ऑफिसर होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। संसद का प्रावधान, यानी भारत का एक संसद होगा, संसद के 3 अंग होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा होगा। ठीक है, राज्यसभा का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 80 में है। अगर मैं पूछूं लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में है, तो 81 में है। धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है? 155 में है। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट 110 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल केंद्र में होता है उसी प्रकार से राज्य सरकारों का पक्ष लेने के लिए राज्य का महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल नंबर 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है और वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रोविजन 360 में, जो आज तक नहीं लगी। भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहां पर खोला गया है? असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में खोला गया है। दोस्तों हाल ही में मणिपुर में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है जो कि निमोनिया को हटाने के लिए सांस अभियान स्टार्ट हुआ है। त्रिपुरा में हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया रोजगार को बढ़ाने के लिए। नागालैंड में नागा उत्सव मनाया गया जो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चला है। असम में भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल यहां पे शुरू किया गया। देखिए इसमें जो मंत्री हैं वो है आयुष मंत्री, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में डिब्रूगढ़ में, जो कहां पर है? असम राज्य में है, तो पहला यहां पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का निर्माण की शुरुआत की है। 100 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जिस प्रकार से हम यहाँ पे आधुनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स करते हैं, तो जो पारंपरिक है यानी जो आयुर्वेदा है, योग के माध्यम से उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारे शरीर में। प्राचीन काल में भी भारत इसी के लिए जाना जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे जो है अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर
जो है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात यहाँ पे असम की आई, तो असम से संबंधित चीजों को समझते हैं। तो देखिए पहले असम की आप लोकेशन देखें। असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पहले अपनी सारी बहनों के साथ। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 मेघालय और 7वां यहां पर देखें आप ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा है और भूटान के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श होती है। समझ गए आप? तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी 7 राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री। देखिए असम की कैपिटल दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ का स्टेट एनिमल है वो है भारतीय गेंडा। ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी है? 126 है। लोकसभा सीटें 14 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो असम से रिलेटेड है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम अफ्रीकी गुट जिसे हम इकोवास कहते हैं, इसने किन देशों को हाल ही में निलंबित कर दिया है? Which countries have been suspended from the West African Bloc ECOWAS? तो पश्चिम अफ्रीकी गुट का एक समूह, इसे हम इकोवास बोलते हैं। तो इसमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन तीनों देशों को यहां पे निलंबित कर दिया है, इकोवास से इन्हें हटा दिया गया। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको पहले लोकेशन दिखाता हूं, नाइजर कहां पर है। तो आप यहां पर देखें, ये है नाइजर। ये मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप दिखा रहा हूं। यहां पर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है माली और यह है बुर्किना फासो। तो यहां पर ये तीनों कंट्रीज एक साथ एक दूसरे के साथ सीमा बना रहे हैं। तो इन तीनों देशों को यहां पे इकोवास से हटा दिया गया। ठीक है। इकोवास एक प्रकार का इकोनॉमिक स्टेट है, इकोनॉमिक ग्रुप है, जो कि वहां के यहां पर आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था कि इन देशों में आर्थिक विकास किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, इसीलिए इकोवास का गठन किया गया। अच्छा, मुद्दा क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? तो नाइजर 2022 में, जो जुलाई में 2022 की बात है, बुर्किना फासो और 2020 में माली में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है जिसकी वजह से तीनों देश के बीच में तनाव है और तनाव की वजह से यहाँ पर तीनों देश को यहाँ से बाहर कर दिया है और तीनों को इकोवास से सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए इकोवास का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसमें 15 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर है अबूजा, नाइजीरिया में। इसका हेडक्वार्टर अबूजा, नाइजीरिया में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में इकोवास की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सांभर महोत्सव 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो देखिए सांभर जो महोत्सव है ये कहां पर मनाया गया? राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील, आपने नाम सुनी। राजस्थान में भी ऊंट महोत्सव बनाया गया, आपको मैंने बताया था। डेजर्ट महोत्सव मनाया गया। सांभर महोत्सव ही राजस्थान में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में छेरछरा महोत्सव, नागालैंड में नागा उत्सव, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो सांभर महोत्सव राजस्थान में मनाया गया है। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है और जो टूरिस्ट मिनिस्टर है दिया कुमारी है, इन्होंने सांभर झील में सांभर महोत्सव का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। देखिए 3 दिन तक सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा और 28 जनवरी को खत्म हो जाएगा। सांभर झील के बारे में बात कर लेते तो आप यहाँ पे नमक देख रहे होंगे। सांभर झील जो है नमकीन झीलों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के में शामिल किया गया और इसे वेटलैंड्स घोषित किया गया, आर्द्र भूमि घोषित किया गया। सांभर झील को 6 नदियों से पानी प्राप्त होता है, खारी, मंथा, खंडेला, मिड़था, रूपनगढ़ और समोद। यहां से सांभर लेक को पानी प्राप्त होता है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा। महदा-कहान 2 और हत्व-1 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड महदा-कहान 2 एंड हत्व-1 सैटेलाइट? तो दोस्तों यहां पे ईरान देश ने इसे लॉन्च किया। ये तीनों कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस प्रकार की सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह, जो कि उस देश में संचार को स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। तो ईरान की सरकारी टीवी ने बताया है कि
महदा केहान 2 और हथ नाम के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। अब देखिए ये लॉन्चिंग कब की गई है, आपको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है और ईरान और इराक कंट्री जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो सब एक साथ आ रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं हमास को, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो इसी समय प्रक्षेपण किया गया ताकि जो कम्युनिकेशन ईरान है उसे मजबूत कर सके और इजराइल के खिलाफ यूज कर सके। समझ गए आप? तो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, पर मुस्लिम कंट्रीज इजराइल का विरोध करती हैं। अब देखिए ईरान की लोकेशन को समझते, ईरान कहां पर है और ईरान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं, आप ये ईरान है, यहां पर आप देखिए ईरान, ठीक है। ईरान की जो बाउंड्रीज हैं वो किससे किससे लगती हैं, तो यहां पे देखिए तुर्कमेनिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, ठीक है। ऊपर देखिए तो कैस्पियन सागर से भी इसकी सीमा छू रही है, फिर टर्की है, फिर यहां पर देखिए अजरबैजान है और इधर देखिए आप इराक है, ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी बाउंड्रीज जो है अपने पड़ोसी देशों को छू रही हैं। देखिए ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ की इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति हैं और यहाँ पे जो करेंसी है वो रियाल है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप टाइटल? तो देखिए इसे नीदरलैंड ने जीता। किसने जीता है? नीदरलैंड ने हॉकी 5S महिला विश्व कप को जीत लिया है। दोस्तों ये हॉकी 5S क्या होता है? देखिए हॉकी 5S का मतलब होता है, आमतौर पर जो एक रेगुलर मैदान होता है उसका आधा होता है हॉकी 5S, जो वहां का ग्राउंड होता है वो आधा होता है, उसे हॉकी 5S आप कहते हैं। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप को नीदरलैंड ने जीता है। देखिए इसका आयोजन कहां पर हुआ, किसको हराया ये भी जानते हैं। तो ओमान की कैपिटल मस्कट है जहां पर इसका आयोजन किया गया था, मस्कट में इसका आयोजन किया गया था, ओमान की जो कैपिटल है, ठीक है। तो यहां पर भारत के खिलाफ यहां पर जो है नीदरलैंड का मैच हुआ था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया भारत को हरा करके फाइनल मैच में। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी तन्मय अग्रवाल ने एक रिकॉर्ड बनाया है। तन्मय अग्रवाल ने 147 बॉल्स में 300 रन बना करके एक ट्रिपल सेंचुरी मार दी है, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो भारतीय मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा, इन्होंने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब को जीत लिया है। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं विद नॉलेज विद डिटेल्स, सब कुछ हमने आपसे चर्चा की है। अब बारी है सितंबर महीने के करंट अफेयर्स की रिवीजन कराने की। ये RRR सेशन है जहां पर हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि आपका वो भी ना छूटे। आइए देखते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप सभी के आंसर चाहिए। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फोसिस ने अभी किसे बनाया है? ईगा स्वीटेक को यहां पे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। कौन है? गीतिका श्रीवास्तव। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस याद रखिएगा 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? तो कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्पेन ने किसको हरा करके जीता है। लूना 25 किस देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया है? तो लूना 25 जो है किस देश का मिशन था? ये था रशिया का, जो क्रैश हो गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इस साल कहां पर हो रहा है? रशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ब्राजील में क्या होगा? G20 सम्मेलन होगा ब्राजील में इस साल, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो मंदिर संग्रहालय दोस्तों अयोध्या में बनाया जाएगा। कहां पर? अयोध्या में बनाया जाएगा। दोस्तों 29 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, यहां पे 29 जनवरी कर दीजिए। जो कल करंट अफेयर्स आपने पढ़ा था उसका यहां पे रिवीजन करेंगे।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यानिक सिनर ने जीता है। कमेंट बॉक्स पे बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहां की जाएगी? तो वडोदरा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आप ये हैं प्रीति रजक। कमेंट बॉक्स में बताइए गीता राणा को कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि नासा ने की है। परसेवरेंस नाम का रोवर था। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया। बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। हरिशंकर भावड़ा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कमेंट बॉक्स में बताएं राजस्थान के पूर्व मतलब वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन बना है? तो भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनिकॉर्न क्या कहलाता है। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर जाते दक्षिण जाते हैं तो कोणीय दूरी क्या कहलाती है? जब आप ऊपर जाते हैं तो इसे कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इनमें से कौन सा बृहत वृत्त सर्कल है, ग्रेट सर्कल है? तो जो सबसे बड़ा सर्कल बनाता है वो है इक्वेटर, जो कि धरती के बीच से गुजरता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो व्यास की प्रकृति होती कैसी होती है? तो जब आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो इसका जो यहां पर व्यास है वो घटता जाता है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर के गुजरती है? तो मालागासी से गुजरती है, जिसे मेडागास्कर कहा जाता है। मेडागास्कर इसका नया नाम है। तो कौन कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, कर्क रेखा? तो ये चिली है पहला नंबर, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा पैराग्वे है, चौथा ब्राजील है, पांचवा नमीबिया है, छठा बोत्सवाना है, सातवां साउथ अफ्रीका, आठवां मोजाम्बिक, नौवां यहां पे मेडागास्कर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी इनमें से किसके बराबर होती है? तो यहां पर 111 किलोमीटर के बराबर होती है। प्यारे साथियों, यहां पर 30 जनवरी के करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे। 28 जनवरी लिखा, 30 जनवरी से कर लीजिए। आखिरी में मैं आपका टेस्ट लेता हूं ताकि ये पता चले आपने कितने ध्यान से क्लास को सुना है। 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है? तो समलेश्वरी मंदिर दोस्तों कहां पर? उड़ीसा राज्य में है। आईआईटी इंदौर किस राज्य में है? तो आईआईटी इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर में है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई है? इसी साल 17 सितंबर 2023 को हुई है। आयुष मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्री है यहां पर सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री है। ठीक है, यहां पे लगता है गड़बड़ है। ठीक है, नहीं सही है। चलो, हेमंत विश्वा शर्मा है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन जो है आयुष मंत्री पूछा जा रहा है, नहीं सही है। चलो, इकोवास की स्थापना कब की गई? 1975 में इकोवास की स्थापना हुई है। जयसमंद झील कहां पर है? राजस्थान में जयसमंद झील है। मस्कट किस देश की कैपिटल है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। ठीक है दोस्तों, आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप यहां पे पहचानिए कौन है और इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है, पर ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो जो भी हमारे बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं वो यहाँ पर 5582 वैकेंसी रिलीज हुई है। 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक है। ये 21 से 40 साल की लिमिट है। आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, पूरे साल के करंट अफेयर्स का जो ईयरली बुक है वो लॉन्च हो चुका है। जो नए छात्र उनको मैं बता रहा हूं, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश माध्यम में भी।
टॉप 500 एमसीक्यू के साथ। और आज जनवरी महीने का मंथली करंट अफेयर्स भी आप डाउनलोड कर लेना, पूरे महीने की, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश माध्यम में भी, ठीक है। तो ये स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप खोलेंगे, ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, और राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहां पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुद से संकल्प लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।